हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज़। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लेट मी चेस यू का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पिछले पार्ट में किसी ने कमेंट किया था कि इस फैन फिक्शन में मैं सीरीज़ के नाम ही यूज़ करूँ, दूसरे कैरेक्टर के सीरीज़ के नेम ही यूज़ करूँगी। आज के पार्ट में हम देखते हैं जान अपने शिफ्ट खत्म होने से पहले जैसे उसने बताया था कि वो इबो से मिलने आएगा। जब वो रूम में अंदर आता है तो वो नोटिस करता है न्यू हुसैन वहाँ था। न्यू हुसैन कहता है हेलो डॉक्टर शाह। जान कहता है हेलो, क्या मैंने कुछ इंटरफेयर किया? न्यू हुसैन कहता है नहीं नहीं, इसकी हेल्थ सबसे पहले आती है। जान इबो से पूछता है इबो, क्या सुबह से कुछ चेंज फील हुआ है? जैसे वो दोनों बातचीत कर रहे थे, जो उनकी रिलेशनशिप डेवलप्ड हो रही थी, ये देखकर न्यू हुसैन को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। न्यू हुसैन को मालूम था कि उन्हें मिले हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। वैसे इबो के लिए तो 2 ही दिन हुए थे, क्योंकि एक दिन तो वो बेहोश ही था और जान इबो को नाम से बुला रहा था। वैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे बुलाना कॉमन था, लेकिन डॉक्टर चैंग अभी भी उसे मिस्टर वांग कहते हैं और उसकी नजरों का भी कुछ और ही मतलब है। और जो उसके फेस पे स्माइल दिखती है। और न्यू हुसैन वह अपना प्रेजेंट छुपाना नहीं चाहता था, तो वो एक फाइल लेके अपने पैर पे मारता हुआ पूछता है क्या डेवलपमेंट हुई है? जान अपने चेकअप खत्म करता हुआ कहता है मेरे जाने से पहले तुम्हें कुछ चाहिए? तो इबो कहता है हाँ, और रुककर फिर कहता है जैसे तुम मुझे इबो बुलाते हो तो क्या मैं तुम्हें शाहजहान या जान को बुला सकता हूँ? ये सुनकर जान और न्यू हुसैन को सरप्राइज एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो सोचते हैं कि यही डेवलप्ड हुआ है। जान के पास कुछ शब्द नहीं थे और ये कैसे हुआ, क्या हो रहा है? उसके पास इबो को मना करने के लिए कोई कारण नहीं था, तो वो अग्री हो जाता है। जान के याद में आज का दिन पहली बार होगा जब उसने इबो के पागलपन में हामी भरी थी। और न्यू हुसैन अभी भी शॉक और एक्साइटेड भी था। बाद में सिचैन के साथ गॉसिप करने के लिए इबो से दूर होने के बाद जान का दिमाग अभी भी भंवर में ही था। उससे पहले वो महसूस करता है कि वो जिंक्स के घर पहुंच चुका था। उसके पास यहाँ आने की कोई मेमोरी नहीं थी। अपना सिर हिलाता हुआ सारी बातों को छोड़ देता है। जान कार से बाहर आ जाता है। यानली डोर ओपन करती है तो वो देखती है जान की कार आ रही थी, तो वो कहती है और जान स्माइल करता हुआ अपनी प्यारी जीजी को हक कर लेता है और पूछता है तुम कैसी हो? यानली उसे लाइटली स्लैप करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे फील कर रही होंगी? मेरा ब्रदर मुझसे 1 मंथ के बाद मिलने आया है। जान गिल्टी फील करता हुआ कहता है सॉरी जीजे, मैं हाल में बिजी रहा हूँ और मैं आपके फेवरेट केक लेके आया हूँ। और वो 2 बॉक्स ऊपर करता हुआ दिखाता है। यानली अपना हेयर शेक करती है, लेकिन वो दोनों बॉक्स ले लेती है। ऑफकोर्स जान को पता था यानली सिर्फ उसे टीज कर रही थी। वैसे वो बहुत जेंटल और समझदार पर्सन है और उसे पता था उसे क्या पसंद है, और वो वही चीज़ उसे रिश्वत के रूप में लेके आया है। जब वो लिविंग रूम में आ जाते हैं तो जिनली जान को ग्रीट करता हुआ कहता है अंकल शाह। यानली कहती है तुम थोड़ी ही देर वेट करो, डिनर लगभग रेडी हो गया है। अजान में आज लोटस रिप सूप बना रही हूँ। और वो वहाँ से किचन में चली जाती है। जिनली विस्पर करता हुआ कहता है लास्ट टाइम जब आप और अंकल चैंग यहाँ रुके थे तब उन्होंने बनाया था। जान कहता है ऑफकोर्स जीजी ने हमारे लिए ही तो कुकिंग सीखी है। और तुम्हारे डैड कहाँ है? जिनली कहता है अब वो शावर ले रहे हैं। यानली का हस्बैंड जिन जीशान जो सेकंड सन है और जिन्स टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट है। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो अलग अलग बिजनेस पार्टी में अपने पेरेंट के साथ जाते थे। यानली पहले उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन दोनों चैंग्स और जान उसके अगेंस्ट थे। जैसे जिनशाओ की रेपुटेशन एक प्लेबॉय की थी। कई सालों के एक तरफा प्यार और दिल टूटने के बाद जीशान
आखिरकार सामने आया जब एक दूसरे पर्सन ने यानली को प्रपोज किया। वो एक स्टूपिड पर्सन था जो हम सभी हैं। जीशॉन को तब एहसास हुआ कि उसके पास क्या है जो वो उससे खोने के इतने करीब था, और वो हैप्पीली मैरिड है और उन्हें एक 14 साल का बच्चा है। रात में खाने के बाद जीशॉन ने भाई बहन को कुछ अकेला टाइम देने के लिए जिनलिंग के होमवर्क में हेल्प करने की ऑफर दिया। यानली कहती है, आजान तुम कैसे हो? क्या अचन ने तुम पर कुछ ज्यादा ही काम छोड़ दिया है? और फ्रूट ट्रे और 2 कप चाय टेबल पर रखती है। जान कहता है, जे मैं ठीक हूँ। वीआईपी डिपार्टमेंट में ज़्यादा पेशेंट नहीं है। मैं मेरे डिपार्टमेंट से अब मेरे पास फ्री टाइम होता है और ये छोटा ब्रेक अच्छा है। यानली ये सुनकर खुश हो गई और उसने एक निष्पक्ष बहन बनने की कोशिश की, लेकिन जान के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होने से खुद को रोक नहीं पाती थी, क्योंकि वो जानती थी चैंग को पूरी फैमिली ने स्पॉइल किया है। अपने एप्पल को बाइट लेते हुए जान पर नजर जाती है और उसका गॉसिप मोड चालू हो जाता है और कहती है, आजान मैंने सुना है तुम वांगीबो का ख्याल रख रहे हो। जान यानली की पूछताछ से थोड़ा हैरान हो गया था। पहली बात ये थी कि वांगीबो की वो फैन थी, और दूसरी बात वो नॉर्मली गॉसिप नहीं करती थी, और तीसरी बात जैसे वो मेडिकल फील्ड के फैमिली से आती थी तो वो जानती थी वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। जान कहता है, जे आप जानते हो ना, मैं मेरे पेशेंट के बारे में बात नहीं कर सकता। यानली अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, मैं उसके हेल्थ के बारे में नहीं पूछ रही। क्या वो रियल लाइफ में उतना ही अट्रैक्टिव है? क्या वो उतना ही कूल है जितना सब कहते हैं? जान यानली की सवाल पर हंसना चाहता था। यानली की आंखों में ऐसा कुछ दिख रहा था जब से वो मदर बनी थी। वो एम्बेरेस फील करता हुआ जवाब देता हुआ कहता है, हाँ वो अट्रैक्टिव है और उसकी पर्सनालिटी कोल्ड है, लेकिन उतना भी कोल्ड नहीं है। यानली नोटिस कर पा रही थी कि जान जवाब देता हुआ धीरे से अपने सोच में ही खो गया था। वो कुछ दिनों पहले की बात याद करते हुए कहती है, मैंने सुना है कि वो तुमसे अट्रैक्ट है। जान यानली की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। वो अपनी आंखें नैरो करता हुआ पूछता है, क्या आपकी वैंकिंग से बात हुई है? क्योंकि यानली ने ऐसा कुछ कहा था। सिर्फ कुछ दिनों पहले कन्वर्सेशन जो वैंकिंग और वेनिंग के साथ हुई थी, यही बात याद आ रही थी। अब यानली गिल्टी होती हुई दूसरी तरफ देखती है, और यानली और वैंकिंग हॉस्पिटल के इवेंट में मिली थी और अच्छी फ्रेंड बन गई थी। जैसे वो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था चैंग और जान को मॉनिटराइज करना। यानली अपने भाई को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहती है, आजान अब तुम्हारा स्कूल खत्म होने के बाद 1 साल से ज़्यादा तुमने प्रैक्टिस कर रहे हो। जान यानली को इंटरफेयर करता हुआ कहता है, जे जान जानता था कि ये बात कहाँ पे जा रही थी, कि वो अभी तक किसी से प्यार नहीं करता। जान नेचुरली ब्यूटी के साथ ही जन्मा था और यंग एज से ही उसे दोनों फीमेल और मेल्स अट्रैक्ट थे। हालांकि फर्क नहीं पड़ता था कि किसने अपना प्यार कन्फेस किया था। जान की 29 साल के एज तक भी प्यार नहीं हुआ है। जब भी जैंक्स ने उसे अपने पार्टनर ढूंढने के लिए इंकरेज किया तो वो हमेशा एक्सक्यूज करता था कि वो स्कूल खत्म करना चाहता है और पहले खुद को सपोर्ट करना चाहता है। उसका गोल जितना सही था, हर कोई जानता था कि जान में आत्मसम्मान की भावना की कमी थी और दूसरों पर डिपेंड रहने से डरता था। अपने मदर और फादर को खोने के बाद जान ने एक और पर्सन को खोने का डर डेवलप किया था जिसे वो प्यार करता था, जबकि वो बड़े होने पर जैंग से अटैच होने से रोक नहीं पाया। उसकी इंडिपेंडेंस से उसका दिमाग खुद को उनसे दूर रखने का तरीका था। यानली का दिल पसीज गया जब उसने जान की ये साइड देखी। उसकी लाइफ का एक गोल था कि जान के लिए ऐसा कोई मिले उसके सपोर्ट का पिलर बन सके। यानली फिर एक बार साइन करती है जब जान ने ऐसी कन्वर्सेशन को अवॉइड करने का ट्राई करता है। यानली खुद को याद दिलाती है, एक समय एक स्टेप।
भाई बहन ने अगले कुछ घंटे नॉर्मल लाइफ के बारे में बातचीत की, जैसे यानी कि न्यू रेसिपी और गार्डनिंग के बारे में। जान उस रात रिलेशनशिप टॉपिक के बारे में ही सोचता हुआ घर चला गया, जिसे यानली ने उठाया था, जबकि 1 साल से ज्यादा वो प्रैक्टिसिंग कर रहा था। उसका एक्सक्यूज ज्यादा टाइम तक वैलिड नहीं रहेगा। इस पूरे समय जान देख पा रहा था कि क्या रियल रीजन था। ओ दूसरों को लिए अपना दिल खोलने से क्यों डरता था। हालांकि सिर्फ जानने से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता। जहान ने अपने समस्या पर ही साइन करता है। जहान सोचता है एक समय एक ही स्टेप, और उसके दिमाग में एक यंग मैन का फेस, जिससे उसका दिल डर से और एक्साइटेड में कांपने लगा। नेक्स्ट वीक में इवो ने यह हॉस्पिटलाइज को वेकेशन की तरह एंजॉय किया। उसे बहुत सारे लोग हर दिन विजिट करने आते थे। इवो सिर्फ एक पर्सन को दिन में 2 बार देखने के लिए एक्साइटेड होता था। हर चेकअप के साथ उनकी बातचीत धीरे धीरे इवो के हेल्थ से दूर होती थी और कैजुअल बातों पे होती थी। उन मोमेंट से इवो को पता चला कि जान का चाइल्डहुड उसके पेरेंट के बिना बीता, और जांग्स के साथ कनेक्शन भी शायद जान ने एक्सीडेंटली अपने आप को एक्सपेक्ट कर दिया था। शायद उसका एक हिस्सा इतना कंफर्टेबल था कि वो खुद को थोड़ा एक्सपोज कर सके। इवो ने कभी बहुत इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि उसे लगता था ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। उसके बजाय जान के दिन के बारे में इंक्वायरी करता था। उसने लंच में क्या खाया, क्या कोई पेशेंट उसे हार्ड टाइम दे रहा है, क्या मेरे फैंस हॉस्पिटल के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। बदले में जान को पता चला कि इवो कैसे एक सेलिब्रिटी बना, और उसके अलग अलग एक्सपीरियंस, जैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस करना, वैरायटी शो में भाग लेना, यहाँ तक कि एक्टिंग करना। इवो ने एथलेटिक्स वैरायटी शो को प्रेफरेंस करता था। उनमें से एक ने उसे मोटरसाइकिल रेसिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। इस बातचीत से दोनों को पता चला कि जान को सालों पहले स्कूल जाने के बाद स्नोबोर्डिंग में इंटरेस्ट रखता था। जैसे इवो का शो सेलिब्रिटी ओलंपिक 101 कुछ समय पहले इस स्पोर्ट पर ही फोकस करता था। उसने वैल्यूटरेट जान को लेके जाएगा जब वो दोनों को फ्री टाइम होगा। जान ने इवो की बातों को सीरियस नहीं लिया। पहली बात, वो दोनों इतने क्लोज नहीं थे, और दूसरी बात, इवो का स्टेटस ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसके पास उस पर्सन के लिए खाली टाइम हो, जिसे वो बड़ी मुश्किल से 1 वीक से जानता था। इस पीरियड में जान ने इवो के बाकी फैमिली से भी मुलाकात की। अगर वो चेकअप के समय के दौरान उससे मिलने आते, और इवो सरप्राइज थे कि इवो के नेफ्यूज और जान का नेफ्यू क्लासमेट थे। उन दोनों ने सोचा कि कितनी छोटी सी दुनिया है। एक दिन जब न्यूसेन, सिचेन, मैंग्या वहाँ प्रेजेंट थे, तब उन्होंने सुना इवो ने जान को ग्रीट करते हुए कहा, जान गो, इसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए लोगों को जानने की जरूरत होगी कि काम के बाद 5 से कम लोगों को इवो के द्वारा इस तरह से एड्रेस किया जाता है। यहाँ तक न्यूसेन, जो इवो के साथ इन सालों में इवो के फैमिली से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसने भी ये राइट और नहीं किया है। नॉर्मली ये सब इवो और जान को कुछ प्राइवेट एग्जामिनेशन करने के लिए रूम से बाहर जाते थे, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट देख के कौन बाहर जाना चाहेगा। वो तीनों शेमलेसली वहाँ पे बैठे थे, किसी गॉसिप मटेरियल के लिए फैन बॉय की तरह अपने कान लगा रहे थे। कुछ दिनों बाद टाइम जल्दी ही बीत गया था। इवो का लास्ट दिन जल्दी ही आने वाला था। डिस्चार्ज होने से 1 दिन पहले चैंग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता है, तो चैंग जान के साथ इवो को विजिट करने का डिसाइड करता है। देखने के लिए इवो उसका ही पेशेंट था। चैंग कहता है, इवो सॉरी, मैं तुम्हारी टेक केयर करने के लिए यहाँ प्रेजेंट नहीं था। इवो कहता है, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर थे। इसके अलावा जानकर ने अच्छा काम किया है।
इबो जहान का जिक्र करते हुए मुस्कुराया है। चैंग का रिएक्शन पिछले तीनों की तरह ही था। उसने अपनी क्यूरियोसिटी छुपानी पड़ी कि ये एक फॉर्मल सिटिंग थी, जबकि जहान उसका रेगुलर चेकअप करता है। चैंग ने देखा कि इबो जहान की तरफ कितना फ्रेंडली था। ऐसा नहीं था कि चैंग जेलस फील कर रहा था, लेकिन वो इबो का प्राइमरी डॉक्टर 1 साल से ज़्यादा समय तक था। फिर भी उसने इस यंग मैन की एक भी मुस्कान याद नहीं है। ये कैसा डेवलपमेंट थी। इबो के रूम से बाहर जाते समय चैंग अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाता और जहान से पूछता है वो क्या था। जहान जो आगे बढ़ रहा था वो टर्न करता हुआ अपनी बुए कंफ्यूज होता हुआ उठाता है, तो चैंग इबो की रूम की तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है ओ स्माइल। जहान अपने ब्रदर को टॉन्ट करता हुआ कहता है चैंग इंसानों की तरह बात करो। चैंग कहता है यू और एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप को शांत करता है, लेकिन उसके सामने की इमेज जा नहीं रही थी। चैंग कहता है तुम और वांग इबो। उसकी आंखों में चमक और वो मुस्कान क्या थी। तुम उसके साथ मुश्किल से 1 वीक हो, फिर भी उसने तुम्हें इतने तीत दिखाए जितना मैंने भी कभी नहीं देखे। जहान कहता है मैं उसके साथ नहीं था, वो सिर्फ मेरा पेशेंट है क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे। चैंग बातों को ऐसे मत बनाओ, और शायद वो तुम्हें देख के मुस्कुराया नहीं क्योंकि तुम एक चिड़चिड़े ओल्ड मैन की तरह काम करते हो। जहान टर्न करता हुआ वहाँ से चला जाता है। चैंग हिस करता हुआ कहता है शाहजान। वो दोनों अपने 30s में पहुंचने वाले थे। वो दोनों डॉक्टर थे, लेकिन कोई भी ब्रदर या बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के सेंसिटिव स्पॉट को कैसे पोक करना है ये जानते थे। अगले दिन जहान अपनी कैजुअल मॉर्निंग के बजाय आफ्टरनून में इबो के रूम में रुक गया, क्योंकि इबो अपने लास्ट चेकअप के बाद जा रहा था। जहान इबो के लिए एक गिफ्ट लाना चाहता था, लेकिन अनिश्चित था क्योंकि उसने अपने पिछले पेशेंट के लिए ऐसा नहीं किया था। जहान को पता नहीं था कि इबो को क्या देना चाहिए। वो उसे पिछले वीक से ही मिला है और अंत में वो इबो को स्पेशल टी ब्लेंड देने का डिसाइड करता है, जिन्हें उन्होंने पर्सनली इंजॉय किया है, क्योंकि इबो को अक्सर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा होती है। टू रिलीफ जब इबो टी रिसीव करता है तो वो अपनी ब्राइटेस्ट स्माइल दिखाता है। ये रिएक्शन से जहान की किसी भी आशंका को दूर कर दिया और यहाँ तक कि जाने से पहले इबो की चेयरफुलनेस का गवाह बनने के लिए ग्रेटफुल था। इबो कहता है जान ग। इबो अपना गला साफ करता हुआ फिर कहता है डॉक्टर शाह। इस टाइम तक जहान इबो के कैजुअल एड्रेस करने पर थोड़ा यूज्ड टू हो गया था। इबो ने उसे फॉर्मली तरीके से बुलाया था। यंग मैन को वो सस्पेक्शन से देखता है। इबो कहता है तुम इस केस में मेरे डॉक्टर हो, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पास कोई सवाल होने की स्थिति में तुम्हारा कांटेक्ट होना सही है। डॉक्टर चैंग ने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया है। इबो ने अपनी मांग को सही ठहराने के लिए ये जोड़ा था। जहान ये मानने वाला मूर्ख नहीं था कि इबो को सिर्फ मेडिकल पर्पस की वजह से उसका फ़ोन नंबर चाहिए था। हालांकि जबकि इबो ने बेशर्मी से चैंग को बीच में लाया था, जहान को एक बार भी बचकर निकलने का रास्ता नहीं मिला। जहां एक पर्सन थोड़ा असंतुष्ट था, वही दूसरा किसी को फ़ोन नंबर करने में प्राइड फील कर रहा था और बैंकिंग इबो के चैट में अपना फेस कवर करता हुआ ये बहुत इंजॉय कर रहा था। उन दोनों को ऐसे देखना उसकी टकटकी से एम्बेरस फील करने से पहले उसकी आंखें इतनी ही हैंडल कर सकती थी। उसके अलावा भले ही वह देख नहीं सकता था, उसके कानों ने ये सुनने के लिए अलाउ किया कि वांग और मास्टर अपने वर्ड में बहुत अच्छे थे। ये सवाल तो जहान के लिए धक्का देने वाला था। वेनिंग के रूम से बाहर आकर जहान से पूछता है
तुम्हें क्या लगता है हम कब वीआईपी डिपार्टमेंट में वापस आएंगे? क्योंकि जहान को आफ्टरनून में एक कॉन्फ्रेंस है। वो इवोक को देखने के बाद टेक्निकली उनका वीआईपी डिपार्टमेंट का काम खत्म हो गया था। जहान वेनिंग को टीज करता हुआ कहता है, क्या तुम्हें इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना है? वेनिंग कहता है, हाँ, मैं बस सोच रहा था, यहाँ अच्छा है कि यहाँ मेरी बहन हर टाइम मुझे नहीं देखती। ये मेरी बहन को मत बताना। जहान वेनिंग की सिल्ली हरकतों पे सिर हिलाता है। जहान ने वेंकिंग को एज ए कलीग्स बहुत अप्रिशिएट किया। वो ग्रेटफुल था कि उसकी चीजें वेंकिंग की तरह नहीं थी। वेनिंग पूछता है, क्या कॉन्फ्रेंस चैंग के रिसेंट बिजनेस ट्रिप के रिलेटेड है? जब वो दोनों इंटरनल मेडिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। अपने भाई की आवाज़ सुनकर वेंकिंग जवाब देते हुए कहते, हाँ, अजैन के रिसेंट बिजनेस ट्रिप के बारे में है। लगता है जैसे युनमंग एक मिशन ट्रिप प्रोग्राम शुरू करना चाहती है। वेनिंग सरप्राइज था वेंकिंग की नॉलेज से, क्योंकि उसका इनसाइडर के साथ कनेक्शन था। वेनिंग को गुड बाय करते हुए जहान और वेंकिंग ऑडिटोरियम की तरफ जाते हैं, जहां कॉन्फ्रेंस की तैयारी की थी। जहांस का एक ही चाइल्ड मेडिकल में था, तो वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चैंग फ्यूचर में युनमंग हॉस्पिटल संभाल लेगा। पेशेंट को देखने के साथ ही वो वीआईपी फ्लोर पर मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा था और वेरियस हॉस्पिटल में वाइल्ड प्रोजेक्ट में भाग ले रहा था। एक कॉन्फ्रेंस एनुअल मिशन ट्रिप बनाने में उसकी सबसे रिसेंट प्रोग्राम को कवर कर रहेगी और रिसेंट बिजनेस ट्रिप को वेरियस लोकेशन का इवैल्यूएशन करेगी और प्रोग्राम में शामिल होने वाले इच्छुक लोगों के लिए उनका गोल था कि 10 मेडिकल स्टाफ को एक ग्रुप बनाकर 3 मंथ के ट्रिप पर भेजना। और वेंकिंग नोटिस कर रही थी कि चैंग इस प्रोजेक्ट के लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। जहान कहता है, हाँ, हमने पिछले 2 सालों के दौरान हमने कंट्री साइड में 1 महीना का समय बिताया ताकि वंचितों की देखभाल कर सके। मुझे उसके टॉलरेंस पर काफ़ी सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसने कभी पहले इस तरह की रहने की स्थिति का अनुभव नहीं किया था। वेंकिंग पूछती है, तो किस चीज़ से फिर से वही जिंदगी जीने की कोशिश करने के लिए मोटिवेट किया? जहान ने पहले साल के बारे में सोचा और उदास हो गया। चैंग हमेशा एक प्राइडफुल पर्सन रहा है, एक ऐसा गुण जिसे उसे कई पहलुओं में सफल होने के लिए मोटिवेट किया। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल क्षेत्र में सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। उस पहले मिशन ट्रिप पर चैंग ने अपना एक पेशेंट खो दिया, क्योंकि एक लैंडस्लाइड ने उसे उस पेशेंट को ट्रांसफर करने से रोक दिया, जिसके वजह से वो क्रिटिकल हो गया और हॉस्पिटल में जाने का मैनेज नहीं कर पाया। जहान एक और पेशेंट की देखभाल कर रहा था, इस वजह से वो उस वक्त जब ये हुआ तो वो वही मौजूद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि चैंग अगले महीने के लिए इतना निराश था और चिंतित था कि चैंग मेडिकल स्कूल छोड़ने ही वाला था। चैंग आखिरकार अपने पैरों पे खड़ा हो गया और अगले साल एक और मिशन ट्रिप पर जाने के लिए भी एक्साइटेड था। शायद उसने जान लिया था कि मेडिसिन में लॉस एक नॉर्मल प्रोसेस थी। इस घटना के बारे में सुनकर वेंकिंग चैंग के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई, लेकिन वो कभी उसे बताने नहीं वाली थी। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।